एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पार्ट 6, जहां पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 डी के गोयल से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। इलस्ट्रेशन 5, जहां पर रवि एंड कंपनी की बुक्स की ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। रवि एंड कंपनी लखनऊ की फर्म है। आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है 6% से। ये सारी ही ट्रांजैक्शंस उत्तर प्रदेश स्टेट में हो रही है, मतलब कंज्यूमर और बायर दोनों ही उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड चेक ऑफ ₹4 लाख। अब आपने बिजनेस शुरू किया है 50,000 कैश से और चेक लेकर आ रहे हो आप 4 लाख रुपए का। इस क्वेश्चन में मैंने एक असम्पशन ली है कि जो भी चेक है या पेमेंट आ रही है आपको चेक से, उसको हम सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 4 लाख से, क्योंकि हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 4,50,000 से, क्योंकि जब भी ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं और वो गिवर है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे 4,50,000 से। और नरेशन हो जाएगी अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। नेक्स्ट है bought goods of the list price of rupees 1 lakh from Gopal Brothers, less 20% trade discount and 5% cash discount on purchase price. 60% of the amount was paid immediately by check. अब आपने कुछ सामान खरीदा है गोपाल ब्रदर्स से, 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है आपको और 5% कैश डिस्काउंट अगर आप उसकी पेमेंट कर देते हो। आपने 60% अमाउंट पे कर दी है चेक से। तो कैलकुलेशन को समझो, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है सारी ट्रांजेक्शंस इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो ये इंट्रा स्टेट परचेज है 1 लाख रुपए की। 20% ट्रेड डिस्काउंट आप कैलकुलेट करोगे तो 20,000 आएगा। माइनस करने के बाद जो 80,000 है आपकी परचेज बुक होगी 80,000 से, और इसी पर ही आप सीजीएसटी 6% कैलकुलेट करोगे तो 4800 आएगा। ऐसे ही एसजीएसटी 6% कैलकुलेट करोगे तो 4800 आएगा। अब 80,000 में दोनों ही टैक्स जीएसटी को आप ऐड करोगे, 4800 एंड 4800 को, टोटल अमाउंट आएगा 89,600, जो की अमाउंट बनती है आपकी पेबल। इस परचेज को करने के लिए आपको पेमेंट करनी है 89,600 की। आप रेडी हो पे करने के लिए? कितनी अमाउंट? 60%। तो 60% निकालोगे तो किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे आप? 89,600 पे, क्योंकि यही तो अमाउंट आपकी पेबल निकल के आ रही है। इसी का ही तो आप 60% पे करने के लिए रेडी हुए हो। तो 60/100 मल्टीप्लाइड बाय 89,600 कैलकुलेट करोगे तो आप पे करना चाहते हो 53,760। इस पर आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो कैश डिस्काउंट आप कैलकुलेट करोगे 5% से। लेकिन जो आप इसको कैलकुलेट करोगे डिस्काउंट को, वो करोगे आप एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जो आप जिस अमाउंट से आप परचेज बुक कर रहे हो उस अमाउंट का 60% निकालोगे और उस पर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जीएसटी पर आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, नहीं दोगे। आप सिर्फ परचेज या सेल प्राइस पर ही डिस्काउंट निकालोगे। तो 60% 80,000 का आ जाएगा 48,000। अब आप इस पर 5% कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आएगा 2400। अब जो अमाउंट 60% आप पे करना चाहते हो वो है 53,760। इसमें से आपको आपके सेलर ने डिस्काउंट दिया 2400 माइनस किया, तो अब आपने चेक उसको दिया है 51,360 का। ये तो हो गई 60% पेमेंट की बात। आपने 60% अमाउंट क्लियर कर दिया है, उसका बैलेंस क्लियर कर दिया, लेकिन अभी 40% बाकी है जो आपको पेमेंट करनी है, मतलब वो आपकी है क्रेडिट परचेज, जिसको आप कैलकुलेट करोगे। टोटल बिल आपका बन रहा था 89,600 का। इसमें से आपने जो बैलेंस क्लियर किया है या आपको डिस्काउंट मिल गया है वो है 53,760 का। माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो है 35,840। मतलब आप अपनी क्रेडिट परचेज बुक करोगे 35,840 से। तो जर्नल एंट्री को देखो क्या बन जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट होगा 80,000 से, मतलब आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आती है आपकी उससे। उसके बाद आप इस पर जीएसटी पे कर रहे हो तो वो हो जाएगी आपकी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करोगे
4800 से। ऐसे ही इनपुट SGST अकाउंट डेबिट होगा 4800 से। अब जो ये अमाउंट है इसको आपने सेटल किया है, बैंक से पेमेंट की है आपने 51,360 से, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 2400 रुपए का, तो फायदा है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। थर्ड, जो आपने पेमेंट नहीं की है, क्रेडिट की परचेज रह गई है, तो उसके लिए आपने जिससे खरीदा है, जो सेलर है उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे गोपाल ब्रदर्स अकाउंट 35,840 से। नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट। Next is sold goods to Manoj and Company of the list price of rupees 2 lakh less 15% trade discount and 4% cash discount on sale price and received 40% by check। अब आपने कुछ सामान बेचा है मनोज एंड कंपनी को जिसका लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपए, आप 15% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो और 4% कैश डिस्काउंट देते हो अगर वो आपको पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को समझो, जैसा कि इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, तो ये इंटरस्टेट सेल है 2 लाख की, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट आप दे रहे हो 15%। कैलकुलेशन करोगे तो 30,000 आएगा। 2 लाख में से 30,000 माइनस करने के बाद जो 1,70,000 है उससे आप अपनी सेल को बुक करोगे और इसी पर आपका CGST और SGST कैलकुलेट होगा। तो 6% CGST आपका आएगा 10,200। ऐसे ही SGST आपका आएगा 6% 10,200। अब आप 1,70,000 में इस GST अमाउंट को टोटल करोगे, ऐड करोगे, तो टोटल अमाउंट जो आपकी पेबल आ रही है, रिसीवेबल आ रही है, वो है 1,90,400, जो कि आपको सेल वैल्यू प्लस GST लेना है अपने कस्टमर से। अब आपका कस्टमर रेडी है 40% की पेमेंट करने को, तो वो 40% पेमेंट कौन सी निकालोगे आप? जो आपकी बिल की अमाउंट आ रही है उसी का ही तो होगा। तो 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 1,90,400, जो कि अमाउंट आएगी 76,160। मतलब आपका जो बायर है वो 76,160 अमाउंट देने को रेडी है। आप उसको 4% कैश डिस्काउंट दे रहे हो, लेकिन उसकी कैलकुलेशन किस पर करोगे आप? 40% ऑफ परचेज वैल्यू, मतलब जो आप सेल कर रहे हो वो वाली। तो 40% आप निकालोगे 1,70,000 का 68,000। इस 68,000 पर आप डिस्काउंट दोगे 4%, जो कि निकल कर आएगा 2,720 रुपए। अब जो अमाउंट आपको बायर देने वाला था वो है 76,160। आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, दिया है 2,720 रुपए का, तो माइनस करने के बाद आपको बायर जो चेक देगा वो देगा 73,440 का। ये तो बैलेंस आपका 40% क्लियर हो गया, लेकिन जो 60% है वो आपको नहीं मिला, तो वो आपकी हो गई है क्रेडिट की सेल। तो वो अमाउंट निकलेगी आपकी 1,90,400 का बिल बना था टोटल, माइनस जितने का उसने क्लियर कर दिया है वो है 76,160। तो बैलेंस बचता है 1,14,240, जिसको आप क्रेडिट की सेल में बुक करोगे। एंट्री बन जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 73,440, क्योंकि हम सोच रहे हैं, हमने एजम्पशन ली है कि वो चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसलिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं 73,440 से। आपने डिस्काउंट दिया है उसको खर्चा हो गया, डेबिट करोगे 2,720 रुपए से। तीसरा, जो आपने सामान बेचा है वो मनोज एंड कंपनी को बेचा है और उसने आपको पूरी पेमेंट नहीं की है, आपको पेमेंट लेनी है, तो उसका अकाउंट आप डेबिट करोगे 1,14,240 रुपए से, वो रिसीवर है इसीलिए। सेकेंडली, आपने सेल की है, इनकम है, इसलिए क्रेडिट करोगे 1,70,000 से सेल अकाउंट को। और आप जब सेल करते हो तो आप GST कलेक्ट करते हो अपने बायर से, उसको हम कहते हैं आउटपुट। तो आउटपुट CGST अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 10,200 से। ऐसे ही आउटपुट SGST अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 10,200 से। नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 4% कैश डिस्काउंट। Next step, paid to Gauri Shankar rupees 95,000 by check after deducting 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पर आपने पेमेंट की है चेक से गौरी शंकर को 95,000 की। ये पेमेंट जो कर रहे हो आप 5% कैश डिस्काउंट काट चुके हो आप इसमें, तो आपकी जो फुल पेमेंट जो आपको करनी थी पहले वो निकालनी होगी, ताकि आप फाइंड कर सको कि आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो टोटल पेमेंट आपने जो की है 95,000, वो है 5% डिस्काउंट काटने के बाद, मतलब
95% अमाउंट है ये टोटल पेमेंट की, तो 95,000 अपॉन 95 मल्टीप्लाइड बाय 100, रिवर्स कैलकुलेशन करोगे आप इस तरह से तो 1 लाख अमाउंट आएगी जो कि आपको टोटल पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें से आपने 95,000 की पेमेंट की है और 5,000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो एंट्री हो जाएगी गौरी शंकर का अकाउंट आप सेटल कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, तो डेबिट होगा 1 लाख से। उसके बाद आपने इसमें से चेक दिया है, बैंक से पेमेंट जा रही है 95,000 की, क्रेडिट कर दोगे, डिस्काउंट मिल रहा है, फायदा हो रहा है, इस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5,000 से, और नरेशन हो जाएगी पेमेंट मेड आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि कैसे रिवर्स कैलकुलेशन करके आप फाइनल अमाउंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस रुपीज 20,000 एंड फॉर रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर रुपीज 10,000। अब आपने बिजली का बिल भरा है ऑफिस का 20,000 का और मालिक जो है ओनर है उसके घर का 10,000 का। तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है उस पर गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज नहीं करती। तो कैसे हो जाएगा, इसकी एंट्री क्या होगी, ऑफिस के लिए जो खर्चा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, और जो आपने ओनर के बिहाफ पर पेमेंट किया उसके घर का बिजली का बिल तो वो ड्राइंग्स में जाएगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000 से। सारा ही पैसा आपने चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 30,000 से। नरेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड ऑफ ऑफिस एंड प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस। नेक्स्ट है पेड सैलरीज बाय चेक रुपीज 25,000। अब आपने सैलरीज पे की है चेक से 25,000 की, तो जब आप वेजेस या सैलरी भी पे करते हो उस पे आप जीएसटी चार्ज नहीं करते हो या कलेक्ट नहीं करते हो। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 सिंपली, और बैंक से पेमेंट जा रही है तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 25,000 से, और नरेशन हो जाएगी सैलरी पेड। इस क्वेश्चन का मेन पर्पस यही है ताकि कि आपको पता चल सके कि कौन सी ट्रांजैक्शंस पे आपको जीएसटी चार्ज करना है और कौन सी पे नहीं। तो एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीजों में क्लैरिटी अच्छे से आ जाए। Next है Dinanath, a debtor of rupees 40,000 has become bankrupt and 25% is received from his estate by check। अब दीनानाथ है जिससे आपको पैसे लेने थे 40,000 रुपए और वो हो गया है दिवालिया, उसका बिजनेस ठप हो गया है। उस 40,000 में से सिर्फ 25% ही आपको मिल पा रहा है और वो भी चेक से मिला है। तो उसकी कैलकुलेशन देखो, 40,000 मिलना था आपको, 25% मिल रहा है, मतलब 10,000 रुपए ही मिले हैं आपको 40,000 में से। तो जो बैलेंस है उसका क्या करोगे आप, उसको आप बैड डेट्स में राइट ऑफ करोगे, खर्चा बुक कर दोगे आप। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, चेक मिल रहा है आपको। दूसरा जो पैसे नहीं मिल रहे, डूब गए आपके, तो वो बैड डेट अकाउंट में डेबिट होगा 30,000 से, खर्चा बुक करोगे। और किसका अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो, सेटल कर रहे हो, दीनानाथ का, तो दीनानाथ का अकाउंट जो डेबिट में बैलेंस शो कर रहा था उसको क्रेडिट में करके आप इस तरह से उसके अकाउंट को क्लोज कर दोगे। तो दीनानाथ का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 40,000 से, और नरेशन हो जाएगी दीनानाथ अकाउंट सेटल्ड एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट है विड्रू फ्रॉम बैंक रुपीज 60,000 फॉर ऑफिस यूज एंड रुपीज 20,000 फॉर पर्सनल यूज। अब आपने बैंक से पैसा निकाला है 60,000 ऑफिस के खर्चे के लिए और 20,000 ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर जब बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस के लिए तो कैश निकल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 60,000 से, और जो पर्सनल यूज के लिए उसको हम ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे 20,000 से। सारा का सारा पैसा निकला है बैंक से, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 80,000 से, और नरेशन हो जाएगी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एंड ऑफिस यूज। नेक्स्ट है रिसीव्ड बाय चेक फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर रुपीज 10,000। अब आपने कोई चेक रिसीव किया है 10,000 का, उसके अगेंस्ट जो जो खर्चा आप एक तरह से मान चुके थे कि वो पैसे डूब चुके हैं, अब आपको नहीं मिलेगा और वो पैसे अब आपको मिल गए, तो उस केस में आप क्या करोगे, चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो 10,000 से, जैसा कि हमने एजम्पशन लिए कि हम चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। दूसरा ये बैड डेट्स को राइट ऑफ जो कर चुके थे उसमें से मिल रहा है, तो उस केस में हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये एक तरह से आपकी इनकम है 10,000 से, और नरेशन हो जाएगी बैड डेट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000 टू किशोर अगेंस्ट चेक at profit of 25% on cost less 10% rate discount, cash discount allowed at the rate of 2% on sale price। अब आपने कुछ सामान बेचा है किशोर को
जिसकी कॉस्ट है 60,000, इस पर आपको 25% प्रॉफिट ऐड करना है। उसके बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट आप उसको दे रहे हो, और अगर वो आपको पेमेंट कर देता है तो आप उसको 2% कैश डिस्काउंट दे रहे हो। आपको पेमेंट मिल गई है चेक से, तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन इंट्रा स्टेट सेल है, सारी ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर सेल है आपकी 60,000 की, कॉस्ट है उसकी 60,000 की, इसमें ऐड करोगे प्रॉफिट 25%, जो कि कैलकुलेशन करोगे आप तो 15,000 आएगी। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब 75,000 आपकी आ गई है सेलिंग प्राइस, जिस पर आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो 10%। 10% अगर माइनस करते हो तो 7500, वो माइनस करोगे आप 75,000 में से, अमाउंट निकल के आएगी 67,500। अब इस पर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करोगे 6% से, जो कि अमाउंट आएगी 4,050, एंड एसजीएसटी भी आएगा 4,050। इन दोनों को ही ऐड कर दोगे आप अपनी सेल, सेल जिस पर बुक करोगे आप, अपनी सेल बुक करोगे आप 67,500 से, इसमें ऐड करोगे तो आपका आएगा फाइनल अमाउंट 75,600, जो कि आपको अपने बायर से लेना है। आपका बायर चेक से पेमेंट भी कर रहा है, तो आप उसको दे रहे हो 2% डिस्काउंट। डिस्काउंट की वैल्यू आप निकालोगे अपनी सेल प्राइस पे, सेल वैल्यू जिस पर आप बुक करोगे। तो 2/100 मल्टीप्लाइड बाय 67,500, डिस्काउंट निकल के आ रहा है 1,350। अमाउंट जो पेबल बन रही थी 75,600, 75,600, इसमें से डिस्काउंट माइनस करोगे, जो आप अलाउ कर रहे हो 1,350, तो फाइनल आपको जो चेक मिलेगा वो 74,250, 74,250 का एंट्री बन जाएगी। चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 74,250 से। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, खर्चा है 1,350 रुपए से, डेबिट कर दो। दूसरा आपने सेल की है, इनकम है 67,500 से बुक करोगे। जो आपने जीएसटी अपने बायर से कलेक्ट किया है वो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट है, उसको क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटी आपकी डिपॉजिट करना है आपको, तो 4,050 से होगा। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 4,050 से, और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 2% कैश डिस्काउंट। ये सारी ही एंट्रीज इस चैप्टर की कंप्लीट, इस क्वेश्चन की कंप्लीट हो गई है। इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को एडजस्ट कीजिए या इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट कीजिए और जीएसटी की लायबिलिटी निकालिए, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन की जीएसटी की लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर रही हूँ। तो इनपुट सीजीएसटी आपका 4,800 है, इनपुट एसजीएसटी भी 4,800 है, आउटपुट जो आपने सेल या उस पर किया है इनकम पर, वो आ रही है आपकी टोटल 14,250। ऐसे ही एसजीएसटी भी आपकी 14,250 आ रही है। तो आउटपुट मतलब लाइबिलिटी आपकी ज्यादा है, इनपुट मतलब जो पे किया हुआ है आपने उससे, तो नेट सीजीएसटी निकल के आएगा आपका 9,450। ऐसे ही एसजीएसटी भी आपका नेट निकल के आएगा 9,450। मतलब आपकी लाइबिलिटी जो टोटल जीएसटी की बन रही है पे करने के लिए, वो है 18,900। एंट्री बन जाएगी आपकी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, जो कि लाइबिलिटी में खड़ा हुआ है बैलेंस, उसको आप डेबिट करोगे 14,250 से। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 14,250 से। इसको एडजस्ट किससे कर रहे हो आप? इनपुट जो पे कर चुके हो, आपके पास एसेट है उससे। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 4,800 से, ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 4,800 से, और जो बैलेंस बच जाता है लाइबिलिटी पे करने के लिए वो है 18,900, उसको आप बैंक अकाउंट से पे करोगे, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 18,900 से, और नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेड बैलेंस जीएसटी। अब इन सभी एंट्रीज को आप जर्नल के फॉर्मेट में लिखोगे, एंड तक टोटल करोगे। टोटल आपका मैच करना चाहिए इस तरह से। आपका टोटल आ रहा है 10,90,600, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कॉलम का, मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। एंड में जो हमने अजम्पशन ली थी उसको लिखेंगे, अज्यूमिंग दैट ऑल द पेमेंट्स रिसीव्ड बाय चेक आर डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे इन बैंक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस आपको दी गई हैं सहदेव एंड सन्स की बुक्स की।
ये सारी ही की सारी ट्रांजैक्शंस बिहार स्टेट में हो रही है, मतलब कंज्यूमर और बायर दोनों ही बिहार के हैं। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस है। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको चार्ज करना है 9% की रेट से। इस क्वेश्चन में भी आपको लिखा गया है कि आपको जीएसटी की एडजस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन की भी जीएसटी की एडजस्टमेंट करना सिखाऊंगी। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, bought goods from Nanak Brothers for rupees 4 lakh at 10% trade discount and 3% cash discount on purchase price. 25% of the amount paid at the time of purchase. अब आपने कुछ सामान खरीदा है नानक ब्रदर्स से 4 लाख, जिसका लिस्ट प्राइस है, उस पर 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 3% कैश डिस्काउंट मिलता है अगर आप उसकी पेमेंट कर देते हो। तो 25% आप उसकी पेमेंट उसी टाइम कर देते हो। तो कैलकुलेशन को समझो जैसा कि इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, परचेज है 4 लाख रुपए, 10% ट्रेड डिस्काउंट निकल के आएगा, इस पर 40,000 माइनस कर दोगे, 3,60,000 से आप जो है अपनी परचेज को बुक करोगे। इस पर आप सीजीएसटी आप 9% से कैलकुलेट करोगे तो 32,400 आएगा। ऐसे ही एसजीएसटी 9% आपका 32,400 आएगा। अब आप अपनी परचेज वैल्यू में इस जीएसटी को ऐड करोगे तो टोटल आएगा 4,24,800, जो कि अमाउंट निकल के आती है पेबल। आपको इतनी अमाउंट पे करनी है। आप रेडी हो गए हो 25% पे करने के लिए, तो वो निकल के आएगी 1,06,200। आप इतनी अमाउंट पे करने को रेडी हो गए हो बिल की। अब आपका जो सेलर है वो आपको कितना डिस्काउंट दे रहा है? 3%। तो 3% कैश डिस्काउंट की आप कैलकुलेशन करोगे किस अमाउंट पर? अपनी परचेज वैल्यू पर, परचेज जिस पर बुक कर रहे हो। जीएसटी इंक्लूड नहीं करोगे, एक्सक्लूड करोगे उसमें से। तो यहाँ पर जो परचेज है आपकी 3,60,000 की है, उस पर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे और आप 25% की पेमेंट कर रहे हो, तो 25% ही उस परचेज वैल्यू की निकालोगे, वो है 90,000। क्योंकि जो कैश डिस्काउंट मिलता है वो पेमेंट बेसिस पे मिलता है कि आप कितने परसेंट पेमेंट कर रहे हो, फुल कर रहे हो या कितने परसेंट पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर 25% पेमेंट मिल रही है, तो इतनी ही परसेंट वैल्यू निकालोगे जो कि 90,000 है, और इसी पर ही 3% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे जो कि निकल कर आ रहा है 2700। आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 2700 का मिलेगा, और जो आप पेमेंट करने को रेडी हो रहे हो वो है 1,06,200। तो बैलेंस आप जो चेक बनाओगे वो 1,03,500। ये तो आपने 25% अपने बिल की अमाउंट क्लियर कर दी, लेकिन 75% जो है वो पे करना है, तो वो क्रेडिट परचेज है आपकी। और क्रेडिट परचेज की वैल्यू निकालोगे आप, जो टोटल बिल की वैल्यू निकली थी 4,24,800 माइनस 25% उस वैल्यू का आपने जो क्लियर कर दिया है वो है 1,06,200। बैलेंस बचा 3,18,600। ये बुक होगा आपकी क्रेडिट परचेज में। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे फुल वैल्यू से 3,60,000 से, जो कि खर्चा है। दूसरा, आपने जीएसटी पे किया है, आपकी एसेट है, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करोगे 32,400 से। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 32,400 से। और आपने इसकी पेमेंट कर दी है, कैश में कर रहे हो, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1,03,500 से। आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 2700 से। बैलेंस जो आपने पे नहीं किया है वो क्रेडिट की परचेज है। किससे खरीदा है आपने? नानक ब्रदर्स, उसको पे करना है, वो क्रेडिटर है आपका। तो नानक ब्रदर्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 3,18,600 से। नरेशन हो जाएगी, परचेज ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 3% कैश डिस्काउंट। Next है sold goods to Kumar and Sons for rupees 2 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount on sale price. 60% of the amount received by check. अब आपने कुछ सामान बेचा है कुमार एंड सन्स को 2 लाख रुपए का, जिस पर आप 20% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, 5% कैश डिस्काउंट दे रहे हो जब अगर वो पेमेंट कर देता है। वो पेमेंट आपको कर रहा है 60%, वो भी चेक से। तो कैलकुलेशन को समझो, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है, सेल है 2 लाख की, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो जो कि निकल के आएगा 40,000 माइनस करोगे तो 1,60,000 से आप अपनी सेल को बुक करोगे। और इस पर सीजीएसटी कैलकुलेट करोगे 9%, जो कि निकल कर आएगा 14,400। ऐसे ही एसजीएसटी 9% कैलकुलेट करोगे तो 14,400 आएगा। ऐड कर दो अपनी सेल प्राइस पर, तो वो आ जाएगा
1,88,800, मतलब टोटल आपकी जो बिल की पेमेंट के लिए बनता है वो है 1,88,800। आपका जो बायर है वो 60% पेमेंट करने को रेडी है, तो इस बिल की 60% अमाउंट जो निकल के आएगी वो आएगी 1,13,200, 280 रुपए। अब आपको जब वो पेमेंट करने को रेडी है तो आप उसको 5% कैश डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो 5% आप कैलकुलेट करोगे परचेज वैल्यू पर परचेज प्राइस की 60% निकालोगे वैल्यू, वो है 60/100 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000। जीएसटी इंक्लूड नहीं करोगे आप, तो वो निकल के आएगी 96,000। 96,000 जो परचेज वैल्यू है, इस पर आप 5% आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो 5% 96,000 का निकल कर आएगा 4,800। अब जो अमाउंट आप को पे करने वाला था बायर वो है 1,13,280। आपने उसको डिस्काउंट दिया 4800 का, 4800 का, तो यहाँ पर माइनस करने के बाद जो चेक बनेगा वो है 1,08,480। आपका बायर इतने का आपको चेक दे रहा है। बाकी 40% जो है वो आपकी क्रेडिट की सेल है, जिसकी वैल्यू आप निकालोगे इस तरह से। टोटल बिल बना था 1,88,800 का, माइनस कितना क्लियर कर दिया आपने 60%, तो 1,13,280 माइनस कर दोगे तो 75,520 रुपए की क्रेडिट सेल है आपकी, जो कि आपको बुक करनी है कुमार एंड सन्स के अकाउंट में। किस तरह से जर्नल एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, 1,08,480 से चेक मिल रहा है आपको। दूसरा, आपने डिस्काउंट दिया है, खर्चा है 48 रुपए से डेबिट कर दो। तीसरा, कुमार एंड सन्स के अकाउंट को आप डेबिट करोगे क्रेडिट सेल के लिए, क्योंकि ये पेमेंट आपको लेनी है, उसने अभी आपको नहीं दी है, तो वो हो जाएगी 75,520 से। अब आपने सेल की है, इनकम है, तो 1,60,000 से बुक करोगे आप अपनी इनकम। जीएसटी आपकी इनकम नहीं है, वो तो आपकी लाइबिलिटी है जो आप कलेक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करोगे। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 14,400 से। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 14,400 से। और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स एट द रेट of 5% cash discount. Next check received from Gopi Chand rupees 38,000 by check after deducting 5% cash discount. यहाँ पर भी आपने गोपी चंद से पेमेंट रिसीव की है, चेक लिया है 38,000 का, जो कि उसने पहले ही 5% कैश डिस्काउंट काट के दिया है। तो रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी यहाँ पर भी आपको। टोटल अमाउंट आपको मिली है 38,000, जो कि है 95% टोटल वैल्यू की। तो 38,000 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, क्योंकि आपको इसको इक्वल टू 100 करना है। तो यहाँ पर अमाउंट निकल कर आ रही है 40,000, जो कि आपको लेने थे, उसमें से उसने 38,000 दिए हैं, तो 2,000 आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, वो आपका खर्चा हो गया है। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 38,000 से, चेक मिल रहा है आपको, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, खर्चा है 2,000 से डेबिट कर दोगे। और किसका अकाउंट सेटल हो रहा है? गोपी चंद का, तो गोपी चंद के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 40,000 से। तो नरेशन आ जाएगी पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है पेड ₹20,000 फॉर रेंट बाय चेक। अब आपने कोई रेंट दिया है, चेक से कर रहे हो 20,000 का, तो जो रेंट है उस पर भी जीएसटी लगेगा, वो है 9%, 1,800 रुपए सीजीएसटी और 1,800 रुपए एसजीएसटी। टोटल आ जाएगा 23,600। अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा कि रेंट पर भी जीएसटी हमने तो नहीं देखा कभी। लेकिन फ्रेंड्स, जब कमर्शियल बिल्डिंग होती है वहां पर जीएसटी चार्ज किया जाता है रेंट पर। जब भी कोई बिल्डिंग कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हो या कमर्शियल बिल्डिंग में। सेकंड, ये आपकी नॉलेज के लिए है, फर्दर जो जीएसटी है इसमें, ये तो हम एंट्री समझ रहे हैं, अकाउंटिंग एंट्री, लेकिन जो इसका प्रोसीजर है प्रैक्टिकली वो बहुत लंबा है। उसमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है आपको, जीएसटी जब अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर आपको कमर्शियल यूज के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर रेंट पर जीएसटी कटेगा। और अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में भी है तो भी जीएसटी कटेगा। वो उस ओनर की लाइबिलिटी नहीं बनेगी अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो। अगर
आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस करने के लिए बिजनेस पर्पज से कर रहे हो, तो आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा। उसकी भी कोई लिमिट है, कितनी लिमिट के ऊपर आपको जीएसटी करना होता है रजिस्टर, तो वो आपकी ही लाइबिलिटी है इस रेंट पर भी जीएसटी को डिपॉजिट करना। अगर आपका लैंडलॉर्ड एक बिजनेस नहीं करता है, वो सिंपल एक नॉर्मल हाउस होल्ड पर्पज से कर रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी को भी आपको ही डिपॉजिट करना होगा। तो यहाँ पर किस तरह से आप करोगे, रेंट अकाउंट को डेबिट करोगे 20,000 से। जीएसटी आप पे कर रहे हो, आप यही अज्यूम करो कि वहां पर उस ओनर का भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो आप इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करोगे 1800 रुपए से, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा 1800 से, जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा आउटपुट पे से। ऐसे ही आपने चेक से पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 23,600 से, और नरेशन हो जाएगी रेंट पेड। नेक्स्ट है पेड ₹50,000 फॉर सैलरीज बाय चेक। अब आपने 50,000 रुपए की सैलरी पे की है चेक से, तो चेक से आप जब सैलरी पे कर रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं कटेगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000, और चेक से कर रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 50,000 से, और नरेशन हो जाएगी सैलरी पेड। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब आपने 10,000 का माल एज फ्री सैंपल बांटा है, मतलब अपने सामान का आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, तो उस पर आपका जीएसटी जो है वो कैलकुलेट करो, 900 रुपए सीजीएसटी आएगा और एसटीएसटी भी 900 रुपए आएगा। तो आपका जो टोटल एडवर्टाइजमेंट खर्चा बुक होगा वो 11,800 का होगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो आपका 11,800 का है। इसका जो आपने इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी पे किया हुआ है, इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको रिवर्स करना होगा। इसलिए सारा खर्चा ये एडवर्टाइजमेंट में बुक हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट आपका डेबिट होगा 11,800 से। परचेजेस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 10,000 से। क्यों? क्योंकि आप स्टॉक दे रहे हो, स्टॉक रिवर्स करोगे कम हो रहा है, तो स्टॉक को रिवर्स करने के लिए परचेजेस को ही हम क्रेडिट करेंगे 10,000 से। और जो आपने इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया हुआ था, उस इनपुट को आप क्रेडिट करोगे रिवर्स करने के लिए, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 900 से क्रेडिट होगा, ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 900 से, और नरेशन हो जाएगी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। नेक्स्ट है ₹5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर बैड डेब्ट्स। अब आपको चंद्रकांत से कुछ पैसे लेने थे, 5,000 रुपए, वो डूब गए हैं, वो अब आपको नहीं दे सकता, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करना होगा, 5,000 से खर्चा बुक कर दोगे, और किसका अकाउंट क्लियर कर रहे हो, चंद्रकांत का, उससे पैसे नहीं मिल रहे, उस अकाउंट को क्लोज कर रहे हो, तो चंद्रकांत अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 5,000 से, नरेशन हो जाएगी बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹15,000 एंड प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। अब आपने जो घर का ओनर का जो फर्नीचर था वो 15,000 में बेच दिया, और वो जो पैसा है उस ओनर ने सारा का सारा बिजनेस में लगा दिया। पहले तो आप इस चीज को समझो, जब भी हम कोई चीज अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, तो उस चीज को हमसे अगर सेल करते हुए जो सेलर है उसने हमसे जीएसटी चार्ज तो कर दी है, लेकिन हम उसको किसके लिए यूज कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, उसका हम बिजनेस नहीं कर रहे। तो जब भी कोई चीज हम अपने बिजनेस के लिए नहीं खरीदते, तो उस पर हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी जीएसटी अगर हम सेल कर रहे हैं, यहाँ यहाँ पर अगर हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं, तो हमने जो पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर था उसको सेल कर रहे हैं, इस पर हम जीएसटी नहीं कलेक्ट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 से, और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि वो पैसा सारा ओनर बिजनेस में ही लगा रहा है, तो बिजनेस में लगा रहा है, ओनर लेके आ रहा है पैसा, कैपिटल अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे 15,000 से, और नरेशन हो जाएगी सेल प्रोसीड्स ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर ब्रॉट इनटू बिजनेस। आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस एंट्री पर और क्यों, कैसे, कहाँ जीएसटी लगाना है और कब नहीं लगाना है। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, गलती नहीं करोगे। इन एंट्रीज को आप फॉर्मेट में भी लिखोगे, लेकिन उससे पहले समझ लो इनपुट और आउटपुट जीएसटी की एडजस्टमेंट। आपने इनपुट सीजीएसटी कलेक्ट किया, पे किया हुआ है, वो है टोटल 33,300, मतलब 32,400 जो आपने परचेजेस की है, 1,800 जो आपने रेंट दिया है उस पर,
और 900 रुपए अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पे जो सैंपल्स निकाले हैं वो माइनस करोगे तो 33,300 आएगा। ऐसे ही SGST आपका 33,300 निकल के आएगा। आपका जो आउटपुट जो लाइबिलिटी है वो 14,400 बनती है, ऐसे ही SGST भी 14,400। तो यहाँ पर जो आपने GST पे किया हुआ है वो ज्यादा है आपकी लाइबिलिटी पे करने से, तो वो आप नेट निकालोगे तो वो निकल कर आएगी 18,900 CGST। ऐसे ही आपका SGST भी 18,900 है। अब ये इनपुट है, तो इनपुट जब ज्यादा होता है, एक्सेस होता है, उसको हम फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट मंथ में और उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि टोटल आएगा 37,800। ये आपका नेक्स्ट मंथ में कैरिड फॉरवर्ड होगा एडजस्टमेंट के लिए आपकी लाइबिलिटी से। तो एंट्री बन जाएगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट होगा 14,400 से और आउटपुट SGST अकाउंट आपका डेबिट होगा 14,400 से, क्योंकि यही लाइबिलिटी है जिसको आप क्लियर कर रहे हो। और किससे कर रहे हो? इनपुट से। तो जितना इनपुट आपको चाहिए इसको एडजस्ट करने के लिए सिर्फ उतना ही क्रेडिट करोगे। तो इनपुट CGST 14,400 से क्रेडिट करोगे और इनपुट SGST अकाउंट भी 14,400 से ही क्रेडिट करोगे। तो ये आपस में बैलेंस क्रेडिट होकर के क्लियर हो गया है, कोई बैलेंस नहीं बचता, लाइबिलिटी नहीं बचती पे करने के लिए, तो नहीं करेंगे। बल्कि जो इनपुट के अकाउंट में जो बैलेंस स्टैंड कर रहा है वो हम नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ GST ये आपकी नरेशन हो जाएगी जर्नल के फॉर्मेट में। इस तरह से एंड तक आप लिखोगे। एंड में टोटल आपका आ गया 7,59,000, दोनों ही कॉलम का मैच कर रहा है, करेक्ट है। अजम्पशन लिखी है हमने क्योंकि हमने चेक को एज्यूम किया है, सेम डे डिपॉजिट किया है बैंक में। ये दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको आज बहुत अच्छा लगा होगा, नया सीखने को भी मिला होगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशंस मिले। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ और नई ट्रांजैक्शंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।